फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस कोचिंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एमपीपीएससी 2020 और 21 के लिए जो यूनिट 7 वाला पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और पर्यावरण, उसको समझने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जितने भी विभिन्न टॉपिक हैं उन सभी को हम समझेंगे और क्लियर करेंगे। एमपीपीएससी के पर्सपेक्ट से जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आयाम हैं, एमपीपीएससी के पर्सपेक्ट से रहेंगे। प्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग भारत में और भारत के अन्य राज्यों में किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी सिलेबस एमपीपीएससी की इस यूनिट में, यूनिट 7 में जो दिया हुआ है, उस सिलेबस को हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है। कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखें। तो सिलेबस में आप देख रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस की बात कर रहा है, विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और फिर दूसरा जो यूनिट है या फिर दूसरी जो लेक्चर होगी वो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर होगी। वो कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के, और उपग्रह है, अंतरिक्ष है, ठीक है, स्पेस है, सैटेलाइट है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम पर्यावरण और जैव विविधता, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, उसके क्या क्या पहलू है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उन सबको हम समझेंगे। फिर इकोलॉजिकल सिस्टम को समझना है, एंड देन बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन बॉडी और मानव शरीर की संरचना जैसे टॉपिक को हम समझेंगे। एक पार्ट है एग्रीकल्चर का, जिसमें हम एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट को भी देखना है और साथ में उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसको भी हमको देखना है, पढ़ना है। फिर हम फूड प्रोसेसिंग वाले पार्ट को समझेंगे। फूड प्रोसेसिंग वाले पार्ट को समझने के बाद हमें देखना है स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम को, हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम्स को देखेंगे, क्योंकि अभी जो महामारी का काल चल रहा है इसमें कई ऐसी पॉलिसीज़ और कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसके क्वेश्चंस जो है एमपीपीएससी के अंदर बन सकते हैं। फिर हम देखेंगे पॉल्यूशन को कि पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूशन से क्या क्या हमें हानियाँ या हमें कौन कौन से ऐसे लॉस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमको इस तरह की दिक्कत उठानी पड़ रही है। फिर नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट को भी समझेंगे। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है, इसको भी हमको समझना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम सबसे पहले वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर था जिसका नाम है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत या फिर बेसिक मौलिक सिद्धांत या फिर क्या है टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम सेकंड नंबर वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या था, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, स्पेस एंड इट्स अचीवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर वैज्ञानिक संस्थान या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को देखें तो वो सिर्फ अगर देखा जाए तो बहुत सारी, लेकिन जो मेन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें समझना है, वो केवल दो है, जिनका नाम इसरो और एटॉमिक रिसर्च है, ठीक है। इसरो और एटॉमिक रिसर्च के अंतर्गत बहुत सारे संस्थान हैं जिन्हें भी हमें पढ़ना है और समझना है। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थान भी है, उनको भी हमें डिस्कस करना होगा। आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। आज इनके डायमेंशंस को भी समझना है कि कैसे, कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जिसको हमको डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे या उसको समझेंगे तो सबसे पहले उसके फुल नेम को देखेंगे कि उसका फुल नेम क्या है। उसके बाद उसके स्थापना का वर्ष, उसके इस्टेब्लिशमेंट का ईयर हम देखेंगे। फिर उसके हेड क्वार्टर को देखेंगे, प्रथम अध्यक्ष कौन था और आज वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, फर्स्ट चेयरमैन कौन था और करंटली कौन उसके चेयरमैन है, उसको डिस्कस करेंगे।
और उसके आने वाले मिशंस को, और जो महत्वपूर्ण या फिर जो पहले हो चुके मिशन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे जिसकी वजह से उसको प्रसिद्धि हासिल हुई, उन सारे मिशंस को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके उद्देश्य को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, और देन फिर हम उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी यूनिट को, यूनिट 7 को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपका अगर साथ बना रहा तो हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने इंस्टीट्यूट आ रहा है जिसे हमने कहा इसरो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का एक अमूल्य संस्थान है। ठीक है, इसरो जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष के कई दर्जनों हमने इक्विपमेंट बोले या फिर यंत्र बोले उनका निर्माण किया है और अंतरिक्ष की खोज की है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी एकत्रित की है। आज अगर चांद पर चंद्रयान 2 पहुंचाया गया है, चंद्रयान 1 पहुंचाया गया है, मंगल मिशन को हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ इसी संस्थान की वजह से, इसी इंस्टीट्यूट की वजह से। ठीक है, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके करंटली चेयरमैन की बात करें, इसके जो करंट चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर के सिवान। ठीक है, डॉक्टर के सिवान है जो अभी चेयरमैन है। इनका जो इसरो का जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1969 में और ये एक अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में उभरा था भारत के। उसके बाद अगर हम देखें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय आज बेंगलुरु में है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके काम देखें, इसके अनुप्रयोग को देखें, इसकी एप्लीकेशंस को देखें, तो इनका ज़्यादातर काम अर्थ के ऑब्जर्वेशन में लगा हुआ है, भू प्रेक्षण में लगा हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन पे भी कार्य कर रहे हैं। नौवहन, जलवायु और पर्यावरण पे भी इनका काम जारी है। इस तरह के इनके काम हैं और इसको वो आगे से आगे ले जाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अगर मोटो की या आदर्श वाक्य की बात करें तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है और स्पेस टेक्नोलॉजी एट द सर्विस मैनकाइंड है। स्पेस टेक्नोलॉजी एट द सर्विस मैनकाइंड इनका मोटो है और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके मानव जाति की सेवा हम अंतरिक्ष के जरिए, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के जरिए करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। आगे अगर हम इनकी उपलब्धियों को देखें, इसरो की उपलब्धियों को देखें तो इसरो ने सबसे पहले अगर देखें तो 1969 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1969 के बाद लगभग 6 साल के बाद 1975 में पहला उपग्रह, पहली सैटेलाइट बनाई जिसका नाम आर्यभट्ट रहा। आर्यभट्ट इसलिए रखा क्योंकि पहली बार भारत के अंदर अगर इस ब्रह्मांड के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में बताया था तो वो केवल और केवल एक ही खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का ये योगदान, उनके स्मृति में हमने पहला उपग्रह बनाया जिसका नाम रखा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बाद फिर ये जो आर्यभट्ट उपग्रह था इसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। जब सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी तो हम क्या करते थे कि दूसरे अन्य देशों की सहायता लेते थे कि हमारा जो उपग्रह है इसे आप लॉन्च कर दीजिए, हमारे पास यान नहीं है या हमारे पास कोई रॉकेट नहीं है। फिर हमने 1993 में एक रॉकेट बनाया जिसका नाम PSLV रखा है। PSLV 1993 में बनाया जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV का फुल फॉर्म है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आगे देखें तो ये जब रॉकेट बन गया या ये यान जब हमारे पास बनकर आ गया तो हमने भारत के जितने भी उपग्रह हैं उनको अंतरिक्ष में लॉन्च करना या अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर दिया, प्रक्षेपण यान जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद इससे भी पावरफुल एक और हमने रॉकेट बनाया जो कि बहुत बड़ा पावरफुल रॉकेट है जिसका नाम है GSLV। 2001 में GSLV की हमने आविष्कार कर दिया, GSLV रॉकेट का, जिसका फुल फॉर्म जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा 2001। इसके बाद जैसे ही GSLV बनता है तो 2008 में हम चांद पर एक यान पहुंचाते हैं, एक मिशन तैयार करते हैं जिसका नाम है चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट जो कि श्रीहरिकोटा एक रॉकेट स्टेशन है, वहाँ से हमने चंद्रयान 1 के लिए एक PSLV C11 रॉकेट को भेजा 2008 में।
उसके बाद धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया और टेक्नोलॉजी को एडवांस किया और धीरे धीरे 2013-14 के अंदर हमने एक और मिशन लॉन्च किया मंगल के लिए, ठीक है, मार्स के लिए। और ये मिशन कहलाया मोम या फिर मंगल मिशन। मोम का फुल फॉर्म होगा मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स के ऑर्बिट में हमें एक यान या फिर एक सैटेलाइट पहुंचानी थी, जो कि हमने पहुंचा दी, ठीक है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसरो का। मोम या मंगल मिशन को हमने कंप्लीट किया, क्योंकि आपने मूवी भी देखी होगी। इसके बाद फिर 2017 में लगभग 104 उपग्रह एक साथ हमने प्रक्षेपित किए, एक साथ हमने 104 उपग्रह पहुंचा दिए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था और ये विश्व में सबसे आगे थे हम इस मामले में कि 104 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही देश था, जिसका नाम था भारत। फाइनली 2019 में 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 की शुरुआत की और चंद्रयान 2 मिशन आप सभी ने देखा होगा। और इसे हमने GSLV की मदद से ही पहुंचाया था। चंद्रयान 2 को या चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च हमने इसी रॉकेट से किया था, GSLV रॉकेट से, ठीक है, 2019 में 22 जुलाई 2019 को। ये कुछ इसरो से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब हम इसरो के कुछ उपलब्धियां या उसके अचीवमेंट्स को देख लें तो CMS-1 करके एक सैटेलाइट है, उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको हमने पहुंचा दिया है अंतरिक्ष में, जो कि आज काम कर रही है 17 दिसंबर 2020 को। उसके बाद EOS-1 करके एक सैटेलाइट थी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन को देख रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी सिस्टम हैं उन पर काम कर रही है, EOS-1 करके। फिर GSAT-30 को हमने लॉन्च किया और GSAT-30 भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जिसके जरिए हम इंटरनेट चला पा रहे हैं, जिसके जरिए हम टीवी में सिग्नल देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। आगे देखें तो रीसेट 2PR-1 है, उसके बाद कार्टोसेट 3 है, ठीक है, कार्टोसेट 3 अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद चंद्रयान 2 जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहा, सबसे दिलचस्प रहा और सबसे प्रसिद्ध रहा। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया। GSLV Mark 3 से हमने GSLV Mark 3 रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया चंद्रमा के ऑर्बिट में या चंद्रमा के लूनर में। पर कुछ समय पहले ही वहाँ पहुँचने से कुछ समय पहले ही हमारा जो कनेक्शन है या हमारा जो उससे कांटेक्ट है वो टूट गया था, जिसकी वजह से हमारा जो मिशन है वो फेल होने की कगार पे आ गया है, ठीक है। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम कैसे भी करके चंद्रमा पर पहुँचेंगे और पहुँचेंगे एक दिन। उसके लिए हमने एक मिशन और तैयार किया है जिसे चंद्रयान 3 कहते हैं। चंद्रयान 3 जो है 2021 में आपको देखने को मिल जाएगा और इस बार जो गलतियां, जो कमियां हमने चंद्रयान 2 में रखी थी वो सारी कमियों को दूर कर दिया जाएगा और फाइनली चंद्रमा पे कदम हम रख देंगे, ठीक है। ये इसरो का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद फिर 2021 में ही आपको गगनयान देखने को मिल जाएगा और 2024 में हम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की तैयारी करेंगे, जिसमें जाक्सा और इसरो दोनों मिलकर काम करेंगे मून पर ही, ठीक है, मून के पोल पर, मून के जो ध्रुव है उस पर काम करेंगे। आदित्य L1 एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट होगा जो केवल और केवल सोलर, बोले तो सन पर जाकर, कोरोना पे, सन के जो लेयर है, कोरोना वाली लेयर, वहाँ पर जाकर घूमेगा और वहाँ की जानकारी हमको देगा कोरोना की स्टडी करने के लिए। सन का जो लेयर है उसको कोरोना कहते हैं, ठीक है, बीमारी नहीं है, सन की लेयर है कोरोना, उसके बारे में हम बात करेंगे। आदित्य L1 जो है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। फिर इसके बाद निसार है जो नासा के साथ मिलकर हम काम करेंगे निसार पर, निसार वाले मिशन पे। उसके बाद मंगलयान 2 भी लॉन्च किया जाएगा 2024 में। पहले भी हमने मंगलयान लॉन्च किया था जिसको मोम नाम दिया था और मोम 2 को भी लॉन्च करेंगे। अब शुक्रयान पर भी हमारी जाने की तैयारी है। शुक्रयान फर्स्ट को हम 2023 में लॉन्च करेंगे और शुक्र जो वीनस है उस वीनस प्लेनेट पर भी हम पहुंचेंगे। ये कुछ इसरो से संबंधित कुछ संस्थान हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।